होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ था कोणीय संवेग के बारे में, कोणीय संवेग, नाभिक का कोणीय संवेग जो कैसा होता है, कक्षीय कोणीय संवेग के बराबर और चक्रण कोणीय संवेग के बराबर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, और दूसरा कौन सा था, चक्रण कोणीय संवेग। इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इनमें क्या था कि जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो इलेक्ट्रॉन के किसी कक्षा में गति करने के कारण उत्पन्न होता है, और जो चक्रण कोणीय संवेग है वो अपने ही अक्ष पे गति करने के कारण होता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ते हैं कोणीय संवेग का युग्मन। कोणीय संवेग का युग्मन। इसके बारे में बात करें तो अब कोणीय संवेग का युग्मन यानी कि कोणीय संवेग यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा था। तो अब इनका क्या पढ़ते हैं अपन, कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो थोड़ी सी थ्योरी है वो आप लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आगे। नाभिक में कुल कोणीय संवेग, नाभिक में कुल कोणीय संवेग लिखिए, नाभिक में कुल कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, नाभिक में कुल कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग प्लस चक्रण कोणीय संवेग व चक्रण कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग के योग से प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा मत लिख लिया प्रश्न लगा के, ये समझने के लिए बस एक नीचे लाइन में लिख लिए। तो दोबारा से लिखिए, नाभिक का कुल कोणीय संवेग या नाभिक में कुल कोणीय संवेग कक्षीय कोणीय संवेग व चक्रण कोणीय संवेग के योग से प्राप्त होता है। लिख लिया, आगे लिखते हैं। अतः नाभिक में इस कोणीय संवेग, नाभिक में कोणीय संवेगों का युग्मन पाया जाता है। आगे क्या लिखना है, नाभिक में कोणीय संवेगों का युग्मन पाया जाता है। यानी कि जैसे नाभिक है तो नाभिक में क्या कह रहा है ये कि इन और इन दोनों के योग के बराबर क्या होता है, नाभिक का कोणीय संवेग। तो नीचे एरो बना के लिखिए कि नाभिक में कोणीय संवेगों का युग्मन पाया जाता है, नाभिक में कोणीय संवेगों का युग्मन पाया जाता है, इनका युग्मन पाया जाता है। अब ये युग्मन कितने प्रकार का होता है, ये युग्मन दो प्रकार का होता है, ये युग्मन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट कौन सा है इसमें, फर्स्ट लिखिए एलएस युग्मन, एलएस कपलिंग। फर्स्ट लिखिए एलएस कपलिंग यानी कि एलएस युग्मन। एलएस युग्मन में क्या होगा, एल कक्षक और एस कक्षक के बीच में क्या होगा, युग्मन होगा। तो अब लिखिए, हेडिंग डाल ली। अब लिखिए, इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। जहां नीचे लिखिए इसके, जहां एल कक्षीय कोणीय संवेग और एस क्या था आप लोगों को पता ही है, चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग। अब इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये लिखिए,
लिख लिया। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे L कहाँ से कहाँ वेरी करता है? L करता है वेरी L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 से। और अगर डायरेक्टली इनका मान निकाले तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2L प्लस 1। ऐसे ही S के लिए, S कहाँ से कहाँ वेरी करता है? S1 से S2, S1 माइनस S2। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने के लिए, 2S प्लस 1। ये तो हो गया इनका अलग अलग। अब अपने को निकालना है LS कपलिंग। तो LS कपलिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? LS कपलिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? कर देते हैं इनको। L प्लस L इक्वल टू L1 प्लस S टू L1 माइनस S तक होगी। उतार लीजिए। अब दूसरा लिखिए इसी में, JJ कपलिंग। JJ युग्मन, JJ युग्मन। ये लिखने से पहले उसमें LS कपलिंग में एक चीज़ लिखिए कि यह युग्मन दुर्बल होता है। LS कपलिंग में लिखिए कि यह युग्मन दुर्बल होता है। युग्मन कैसा होता है? दुर्बल होता है। अब ये लिखने के बाद में फिर JJ युग्मन लिखिए। ये लिखिए, यह प्रबल होता है LS युग्मन की तुलना में। यह प्रबल प्रकृति का होता है किसकी तुलना में? LS युग्मन की तुलना में। तो JJ कपलिंग में क्या होता है? ये एक तो फर्स्ट लाइन तो यही हो गई कि ये प्रबल प्रकृति का होता है LS कपलिंग की, कंपैरिजन ऑफ LS कपलिंग। अब लिखिए J हम लोगों ने पहले पढ़ाई था पिछली क्लासों में कि J क्या होता है? टोटल। तो कैसे लिखते थे अपन? L प्लस L। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे? L और S की फॉर्म में। J1 बराबर L1 प्लस S1 और J2 बराबर क्या होता है? L2 प्लस S2। हो गया? लिखिए। तो टोटल J कितना हो जाएगा? टोटल J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2। टोटल J कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। लिखिए। अब आप लोग सोचे होंगे कि इसमें सर ने कुछ समझाया तो है ही नहीं। तो फिर इसमें यह है कि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ इनकी डेफिनेशन पूछेगा। जैसे LS कपलिंग क्या है तो आपको लिख देना है ये दुर्बल प्रकृति का होता है, और L और S के बारे में लिख के इनकी लिख देनी है। वैसे पूछता नहीं है BSc में, तो कभी पूछता नहीं। अगर फिर भी पूछ ले इस बार तो इतना ही पूछेगा, 1 या 2 नंबर का, तो यही करनी है, डेफिनेशन ही करनी है।
और इतना ही दे रखा है आपकी बुक में, इनकी डेफिनेशन वगैरह ही। अगला टॉपिक डालिए संभारिक परचक्रण। संभारिक परचक्रण, संभारिक परचक्रण यानी कि आइसोस्पीन, आइसोस्पीन, आइसोस्पीन। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है तो हम कर लेते हैं पहले। ये जैसे एलएस कपलिंग वगैरह हुई, जे कपलिंग हुई, ये हुई, फिर इसके बाद में ये, हाँ ये लास्ट डेफिनेशन है। फिर इसके बाद में आ जाता है अपना द्रव्यमान का आकलन। कितने पेज नंबर पे है? पेज नंबर 42। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। पेज नंबर द्रव्यमान का आकलन। तो फटाफट ये डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन पुट अप होता है। तो लिखिए, हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियॉन की एक स्वतंत्रता की कोटि होती है। हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियनों की, न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। इनकी क्या होती है? एक स्वतंत्रता की कोटि होती है, फ्रीडम। तो लिखिए, हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियनों की एक स्वतंत्रता की कोटि होती है, जिसे हम एक क्वांटम संख्या द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? एक क्वांटम संख्या के द्वारा दर्शाते हैं, एवं जिसका परचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है। और जिसका चक्रण कैसा होता है? परचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप। हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियॉन की एक स्वतंत्रता की कोटि होती है, जिसे हम एक क्वांटम संख्या के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका परचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है। किसकी भांति होता है? जिसका परचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है। अब आगे लिखिए, जो ये न्यूक्लियॉन होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन मतलब एरो बना के लिखिए। इन न्यूक्लियॉनों का लगभग द्रव्यमान समान होता है। इन न्यूक्लियॉनों का लगभग द्रव्यमान समान होता है, तो इस गुण को संभारिक कहते हैं। तो इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? संभारिक गुण कहते हैं। न्यूक्लियॉनों का लगभग द्रव्यमान समान होता है, तो इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? संभारिक गुण कहते हैं। लिखिए, लिख लिया? एरो बना के फिर से लिखिए। न्यूक्लियॉन के लिए आइसोस्पिन का मान +1/2 होता है। न्यूक्लियॉन के लिए संभारिक परचक्रण आइसोस्पिन यानी कि संभारिक परचक्रण का मान कितना होता है? +1/2। अब आगे लिखिए, यदि I का, किसका? आइसोस्पिन का, I का जेड एक्सिस के अनुदिश अपन क्या लेते हैं? घटक लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं ना एक्स, वाई और जेड, इन तीनों की दिशा में लेते हैं। तो इसका आई का किसके अक्ष में ले रहे हैं? जेड एक्स के अनुदिश क्या ले रहे हैं? इसका घटक आई जेड लेते हैं। एरो बना के लिखिए आप अच्छे से, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यदि आइसोस्पिन, यदि आई का जेड अक्ष के अनुदिश घटक आई जेड है, के अनुदिश घटक आई जेड है, तब आई का मान, तब आई जेड का मान लिखिए ऐसे, आई जेड इक्वल टू +1/2। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और आई जेड माइनस
ये होगा न्यूट्रॉन के लिए। लिख लिया। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो पूछ लेता है कई बार, ऐसे मोस्ट ऑफली पूछता नहीं है, इतना ही पूछता है वो कि आइसोस्पिन के बारे में लिखिए या एलएस कपलिंग के बारे में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जितना ये लिखा है उतना लिख के आना। इतने नंबर में पूछेगा, 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो अपना मेन टॉपिक है, वो कौन सा है? लिखिए। द्रव्यमान का आकलन। द्रव्यमान का आकलन। अगर बुक हो तो बुक में जैसे आप ले सकते हैं, पेज नंबर 42। कहाँ पे है ये? पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 निकाल लेते हैं। पेज नंबर 42 क्या कह रहा है? चलो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो लिख लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं, 2-4 लाइन, फिर इसका जो डेरिवेशन है वो करते हैं। सामान्यतः नाभिकीय भौतिकी में, सामान्य नाभिकीय भौतिकी में हम द्रव्यमान किससे निकालते हैं? द्रव्यमान की इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। सामान्यतः नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान के मापन की एक इकाई, द्रव्यमान के मापन की एक इकाई AMU होती है। लिखिए, सामान्यतः नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान के मापन की इकाई AMU होती है। और AMU के बारे में लिख लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु सहित मात्रक। नीचे लिखिए, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए AMU इकाई का उपयोग किया जाता है। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए AMU, एटॉमिक मास यूनिट इकाई का उपयोग किया जाता है। अब AMU किसके बराबर होता है? एक AMU किसके बराबर होता है? कार्बन 12 C12 का द्रव्यमान बाई 12 किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है। अब साइड में लिख लें तो कार्बन 12 लिखिए। ये अब C12 का द्रव्यमान कितना होता है? जो अपने पास कार्बन 12 है उसका द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ तक लिख लिया। अब लिखते हैं, ये था तो लिखते हैं 12 6.022 10 की पावर 26 कितना होता है? 6.022 10 की पावर 26 कितना हो गया? ये एक AMU हो गया। लिखिए, अब C12 का मान यहाँ रखते हैं अपन। तो एक AMU इक्वल टू रखेंगे वो मान 12 6.022 10 टू की पावर 6 इंटू 1/12। 12 से 12 कैंसिल आउट। कितना बचा? 1.022 10 की पावर 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1.66 कितना आएगा? 1.66
10⁻⁻27 kg। क्या हो गया? kg हो गया। ये किसका मान आ गया? 1 mu का। तो यहाँ एक बार लिख लिए, 1 mu बराबर कितना हो गया? 1 mu इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे ये लगा लिया, चूंकि C12 का मान इतना होता है तो यहाँ पे मान रखने पर उतार लीजिए। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफली क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है। किस में चेंज कराता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो ये करिए, फिर चलते हैं आगे। उतार लिया। यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में, ताकि आप लोगों को फिर दिक्कत ना आए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, उसका कितना मान होता है, द्रव्यमान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, 1.6 10⁻⁻19 kg। ये इसका मान होता है। तो अपने को 1 kg का मान निकालना है, तो kg, तो इसको उल्टा कर देते हैं। 1.6 10⁻⁻19 1 kg के लिए। ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। अब ये kg का मान यहाँ रख देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा? 1 mu इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई E/V 1.6 10⁻⁻19। अच्छे से लिख देते हैं इसको। एक mu इक्वल टू E/V 1.6 10⁻⁻27 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया। और नीचे क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इसको यहाँ ना लगा के कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर। तो इसका मान कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और 1 mu की वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकालना आप क्या निकालते हैं देखते हैं, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही। अब जो अगला टॉपिक है अपना, वो क्या है? द्रव्यमान आकलन की विधियां। द्रव्यमान आकलन की विधियां। तो इसके अंदर कौन कौन सी विधियां हैं वो देखते हैं अपन। इस विधि को 2 तरीके से मापा जाता है द्रव्यमान को। आपके किताब में दे रखा है, एक तो पेज नंबर 48 पे है ना, हाँ, बैन-ब्रिज द्रव्यमान वर्णन का मापी, और दूसरा दे रखा है 49 पे, दी फॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इन 2 तरीकों से अपन क्या करते हैं? द्रव्यमान का आकलन करते हैं। अब वो 2 तरीके पढ़े, उससे पहले क्या करते हैं अपन, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं। तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए। एक परमाणु का द्रव्यमान होने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। लिखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान होने पर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो हमें नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त होता है। किसका द्रव्यमान प्राप्त होता है? इसका, नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त
होता है। दोबारा सुन लीजिए अगर नहीं सुना हो तो। यदि हमें किसी परमाणु का या एक परमाणु का द्रव्यमान होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो हमें नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसके आगे अब लिखिए, नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त होता है। परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, लिखिए आगे, परमाणु का द्रव्यमान मापने वाला उपकरण को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। वर्णक्रममापी उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है या इसको स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। लिख लिया? एक बार फिर से बोल देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो। एक परमाणु का द्रव्यमान होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हटा देने पर हमें नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है, या परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाले उपकरण को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकरण को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है? इसमें मोस्ट ऑफली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड EF और मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें, जो कि क्या करता है, जब भी कोई उसके अंदर से ले जाते हैं कोई कण पार्टिकल वगैरह, तो जिन पे यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं। तो लिखिए, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में विद्युत तथा मूलतः एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग पदार्थ में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित कर लिया जाता है। एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में मूलतः विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित कर लिया जाता है। किसकी सहायता से करते हैं ये अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से करते हैं। अब आगे एरो बना के लिखिए यूँ। फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूहों को द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। तो ये द्रव्यमान आकलन की वीडियो में आपकी थोड़ी कंप्लीट हो गई है। अब अगला टॉपिक है कि कौन सी विधियों से इनको नापा जाता है। फर्स्ट विधि है कौन सी? बैन ब्रिज। द्रव्यमान वर्णक्रममापी बैन ब्रिज वर्णक्रममापी। ये पेज नंबर 48 पे है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डायग्राम। ये एक गैस की नली है। कौन सी नली है ये? गैस की नली है।
जिसमें गैस भरी हुई है या गैस के आयन है। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, आपके पास बुक होगी तो आप डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाएं। ये एक प्लेट होती है जो यूँ होती है, ब्लैक कलर में, आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा बुक में। और यहाँ पर दो क्या करते हैं अपन, छड़ लगा कर रखते हैं, P1 और ये कौन सी हो गई, P2। ये है इलेक्ट्रॉन और ये कौन सी स्लिट है, S3। यहाँ पे कौन सी लगी होती है, S3। और यहाँ पे क्या है अपने पास, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट ये है वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये B1 और ये B2। ये क्या है, D। ये हो गई अपनी फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो GRAPH, ग्राफिक प्लेट। अगर डायग्राम यहाँ से सही नहीं दिख रहा हो तो आपकी बुक में है, वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर फिर भी अच्छा ना बना हो तो बुक में है, तो आप बुक में अच्छे से देख लीजिए। ये क्या होता है कि एक गैस की नली होती है जिसमें गैस के क्या भरे हुए होते हैं, आयन भरे हुए होते हैं। उसमें से क्या करते हैं कि जैसे ये गैस के आयन यहाँ से आएंगे तो ये कहाँ से गुजरेंगे, पहले गुजरेंगे स्लिट S1 से और स्लिट S2 से, यूँ गुजर गए, और फिर आएंगे ये इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर में। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करता है कि कुछ आयन ऐसे आते हैं जिनकी वेलोसिटी कैसी होती है, हाई होती है। कुछ ऐसे आते हैं जिनकी लो होती है। कुछ ऐसे आते हैं जिनकी मीडियम होती है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है कि गैस के आयन आते हैं, तो कुछ आयनों की वेलोसिटी कितनी होती है, हाई होती है, कुछ आयनों की वेलोसिटी कितनी होती है, लो होती है, और कुछ आयनों की वेलोसिटी कितनी होती है, मीडियम, एवरेज। वो एक ही वेलोसिटी से आते हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करता है कि एक समान वेलोसिटी वाले आयनों को अंदर आने देता है। एवरेज वेलोसिटी वाले जो आयन होता है ना, उनको क्या करता है, ये अंदर आने देता है। क्या करता है, यहां से अंदर आने देता है। अंदर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो P1 और P2 इनके बीच में क्या करते हैं हम, ये तो रहा B1 यानी कि मैग्नेटिक
फील्ड, B1 मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं, उस पर क्या करते हैं दोनों अप्लाई करते हैं। दोनों अप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से आता है और स्लिट S3 से गुजरता है और गुजरता हुआ अर्धवर्ताकार गति करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित हो जाता है। तो उस आयन का हम क्या करते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार दोबारा से समझाता हूँ कि ये गैस की नली होती है जिसमें गैस के क्या भरे हुए होते हैं, आयन। तो उन आयनों का हमें क्या निकालना होता है, मास, द्रव्यमान क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ आयन आएंगे यहाँ से, तो वो इस स्लिट S1 से गुजरेंगे और S2 से गुजरेंगे। गुजरने के पश्चात वो क्या करेंगे, इन दोनों से आने के पश्चात क्या करेंगे, इस वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, इसमें क्या करेंगे, एंटर, इनमें उनकी एंट्री होगी, उनमें एंट्री होगी। तो ये तो है नहीं कि उनमें सारे के सारे आ जाएंगे वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या करेगा, ये तो लो भाई, वेलोसिटी सेलेक्टर ये क्या करता है, एक समान वेलोसिटी वाले आयनों को अंदर आने देता है, जहाँ पे हम उन पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के पश्चात क्या होता है, वो स्लिट S3 से चले जाते हैं और जाते हुए अर्धवर्ताकार गति करते हुए, कौन सी गति करते हुए, अर्धवर्ताकार गति करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित हो जाते हैं। तो ये डायग्राम आप बुक में देख के बना लीजिएगा आराम से अच्छे से। अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी है वो लिख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ डाउट हो तो पेन को फिर निकालिए और एरो डाल के बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी ये डायग्राम बनाइए और एरो डाल के अब लिखिए। अगर डायग्राम नहीं बनाया हो तो एक बार डायग्राम बना ले अच्छे से। तो लिखिए, बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में एक विसर्जन नली होती है। बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में एक विसर्जन नली होती है, ये वाली लिखिए और डाल के। बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में एक विसर्जन नली होती है जिसमें गैस भरी होती है, जिसके आयनों का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। दोबारा सुन लीजिए, बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में एक विसर्जन नली होती है जिसमें गैस भरी होती है और उस गैस के आयनों का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। आगे लिखिए एरो डाल के। विसर्जन नली द्वारा प्राप्त आयनों को दो समांतर, क्या कह रहा है ये, लिखते जाना। विसर्जन नली द्वारा प्राप्त आयनों को दो समांतर छिद्र वाली स्लिट S1 व S2 से क्या करते हैं, गुजार कर वर्णक्रम मापी में प्रवेश कराते हैं। स्लिट S1 व S2 से गुजार कर वर्णक्रम मापी में प्रवेश करवाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में एक गैस की विसर्जन नलिका होती है जिसके आयनों का हमें क्या करना होता है, द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। विसर्जन नली द्वारा प्राप्त आयनों को दो समांतर छिद्र वाली स्लिट S1 व S2 से गुजार कर वर्णक्रम मापी यानी कि इसमें प्रवेश करवाते हैं। यहाँ तक हो गया। अब लिखिए, प्रवेश कराते हैं जिसमें दो समांतर प्लेट P1 और P2 होती है। लिखिए, जिसमें दो समांतर प्लेट P1 व P2 होती है। इन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत
इन प्लेटों में एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर क्या लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र B1 लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र B1 लगाया जाता है। यहाँ तक लिख लिया। अब डायग्राम मिटा देता हूँ, थोड़ी सी कुछ डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। लिखिए, यदि m द्रव्यमान के, एरो डाल के लिखिए नीचे लाइन छोड़ के, यदि m द्रव्यमान के n आवेश लिखिए, यदि m द्रव्यमान के n आवेश इस क्षेत्र में v वेग से प्रवेश करते हैं तो उन पर लगने वाला कुल बल, विद्युत बल, कुल चुंबकीय बल के बराबर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, यदि m द्रव्यमान के n आवेश v वेग से इस क्षेत्र में, किसमें, वेलोसिटी सिलेक्टर में प्रवेश करते हैं तो इन पर लगने वाला विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर होगा। क्या कह रहा है ये? F E किसके इक्वल होगा? F फोर्स किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो क्या कह रहा है, यदि m मास के n आवेश किस वेग से? v वेग से उस फ्रंटक्रममापी में प्रवेश करते हैं तो इन पर लगने वाला विद्युत बल अब चुंबकीय बल कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। आपको पता ही है विद्युत बल क्या होता है और चुंबकीय बल क्या होता है। QE किसकी वजह से फोर्स है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स होता है? QV क्रॉस B। हो गया। और आप लोगों को ये पता ही है कि अगर वो उस व्रणक्रममापी में ऐसी थी वो प्लेट P1 P2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड M1 B1, मैग्नेटिक फील्ड B1 लगाया था, तो सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? यहाँ पे। और यहाँ पे तो उन पे क्या, विद्युत क्षेत्र की वजह से जो विद्युत बल और विद्युत चुंबकीय बल लगेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड B1। तो यहाँ क्या आएगा? B1। अब इसको सोल्व करो, देखिए क्या आता है। क्रॉस को हटाएंगे, QE इक्वल टू QVB1। अब ये QVB1 कैसे आया? V क्रॉस B, यानी कि VB साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, तो साइन 90, VB साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या बचा? VB1। तो समझ में आ गया VB1 कैसे आया? वो आप लोगों को लिखना नहीं है, अगर समझ में ना आया हो तो लिख सकते हैं। हमने पहले ही ऊपर एक लाइन लिखी थी, उसमें कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? लंबवत, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा कितना है उसमें? 90 डिग्री। कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ से अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी V
v कितना हो जाएगा E/B1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा v इक्वल टू परपेंडिकुलर, चौके लगा के लिख लीजिए। लिख लिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। ये कहानी कहाँ तक की थी? P1 और P2। ये कहानी अभी तक यहाँ तक की थी। अब इसके बाद में स्टार्ट होगी जो कहानी, कहाँ तक होगी? नीचे से स्टार्ट होगी, यहाँ से S3 से। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं एरो डाल के। तत्पश्चात रेखा छिद्र S से निकलने, तत्पश्चात रेखा छिद्र S3, रेखा छिद्र S3 से निकलने के बाद आयन पुंज, तत्पश्चात रेखा छिद्र S3 से निकलने के पश्चात, तत्पश्चात रेखा छिद्र S3 से निकलने के पश्चात रेखा इलेक्ट्रॉन पुंज या आयन पुंज अर्धवर्ताकार कक्ष में D में प्रवेश करते हैं। अर्धवर्ताकार कक्ष था ना वो U, उस D में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो आप कैसे नहीं लिखना है, बस थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी है, वो लिखिए। तत्पश्चात रेखा छिद्र S3 से निकलने के पश्चात आयन पुंज एक अर्धवर्ताकार D कक्षक में प्रवेश करते हैं, अर्धगोलाकार D कक्षक में प्रवेश करते हैं, जिसमें आयन पुंज पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। प्रवेश करते हैं जिस पे आयन पुंज पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है, जिसमें आयन पुंज पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप आयन R त्रिज्या के परिणाम स्वरूप आयन R त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ पर गति कर, परिणाम स्वरूप आयन R त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ पर गति कर फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते हैं। कौन सी प्लेट पर आपतित होते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते हैं। ये क्या था ना अपन S3 से आते हैं ये सारे। आपतित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B2 के प्रधान अभिकेंद्रीय बल, जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं अपन B2, चित्र में देख लिया आप डायग्राम में, उसी की वजह से क्या करते हैं ये अर्धवर्ताकार गति करते हुए कहाँ जाते हैं? यहाँ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक बार पूरी लाइन आप फिर से सुन लीजिए। तत्पश्चात, स्टार्टिंग से जहाँ से एरो लगाया था, तत्पश्चात रेखा छिद्र S3 से निकलने के पश्चात आयन पुंज एक अर्धगोलाकार कक्षक D में प्रवेश करते हैं, अर्धगोलाकार कक्षक D में प्रवेश करते हैं, जिसमें आयन पुंज पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है, इसमें आयन पुंज पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप आयन R त्रिज्या के या आयन R त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ पर गति कर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होते हैं या अंकित होते हैं। ये हो गया। अब नीचे डाल के एरो डाल के लिखिए थोड़ा सा, छोटी सी एक लाइन। इस पथ के कारण लिखिए, अतः इस पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 के द्वारा, अतः कौन सा पथ? जो ये गोलाकार होता है ना, यूं इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूं, ये S3 स्लेट होती है,
ये फोटोग्राफिक प्लेट थी अपनी, यूँ जाता है, इसको यूँ भेज दो, फिर इसको यूँ भेज दो, तो इस अर्धवर्ताकार पथ के कारण क्या होता है, विकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है। तो अपने को क्या लिखना है, अतः इस गति के कारण, अतः इस पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 के द्वारा प्रधान अभिकेंद्रीय बल लिखिए, इस पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 के द्वारा प्रधान अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, लिखिए, अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू कितना होता है, बताइए जरा। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv² अपॉन r। ये क्या हो गया आपका, अभिकेंद्रीय बल हो गया। अब उसने क्या कहा कि चुंबकीय जो क्षेत्र B2 है वो किसके बराबर है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। तो करते हैं बराबर, और चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, F बराबर QVB2। इसके बराबर लिख देता हूँ, किसके बराबर है, QVB2। B2 क्यों आया, क्योंकि जो अर्धवर्ताकार कक्ष था अपना, कौन सा अर्धगोलाकार कक्ष था D, उसमें क्या लगाया था अपने मैग्नेटिक फील्ड B2, और ये भी वैसे ही होगा B2 इक्वल टू, तो ये दोनों कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, तो 90 डिग्री। तो जैसे पीछे समझाया था वैसे के वैसे ही ये। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इससे ये कट जाएगा, क्या आया, mv/r इक्वल टू QVB2। अब Q क्या है यहाँ पे, आवेश कितना, टोटल आवेश जो वहाँ से अंदर आया। तो मान लिया ये जो गैस की अपनी नली थी, विसर्जन नली, ये टोटल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले, Ne, यानी कि Ne। टोटल आवेश अपना Q कितना हो गया, Ne। एक इलेक्ट्रॉन, एक आयन के लिए अपन ने लिया जैसे एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे उसमें, N आयन, तो कितने हो जाएंगे, आवेश कितना हो जाएगा, Ne। तो Q की जगह क्या आ जाएगा, Ne। तो Q की जगह लिखिए आप Ne, mv/r, Q की जगह क्या आएगा, Ne और B2। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में देखिए V का मान है, तो V का मान कितना है देखिए एक बार। अब इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट साइड में लिख देता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं नीचे। इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर m/r क्रॉस E/B1 Ne/B2 यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से अपने को क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, रेडियस को यहाँ ले जाते हैं, तो ये आ गया ME, इसको साथ में ले लेते हैं, और Ne क्रॉस 1/B1/B2 इक्वल टू R। ये अपने को क्या प्राप्त हो गई, रेडियस। या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/Ne ME/B1/B2 इक्वल टू R। इक्वेशन नंबर 2। कोई फ़र्क नहीं है, कैसे भी कर लो, अलग अलग सेपरेट कर लो। तो लिख लिया यहाँ तक, मिटा देता हूँ फिर।
अब नीचे एरो बना के लिखिए इससे नीचे। अतः दिए गए E B1 व B2, अतः दिए गए E, B1, B2 के मान पर पृथक M को यहाँ ले आता, पृथक M/NE, पृथक M/NE के पृथक मान के लिए R का मान भी कितना होगा, अलग अलग होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अतः दिए गए E, B1, B2 के मान पर, अतः दिए गए E, B1, B2 के मान पर अलग अलग NE के मान के लिए, अलग अलग NE के मान के लिए R का मान भी कितना होगा, अलग अलग होगा। लिखिए, नेक्स्ट एरो लगा के लिखिए। अतः M/NE, अतः M/NE मान के लिए विभिन्न आयन फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते हैं। अतः M/NE मान के लिए विभिन्न आयन फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते हैं। अगली लाइन में लिखिए एरो लगा के। M/NE के विभिन्न मान के लिए कई रेखाएं, M/NE के विभिन्न मान के लिए कई रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर बन जाती हैं, जिन्हें द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। जिन्हें द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। लिखिए, दोबारा से सुन लीजिए। अगर M/NE के विभिन्न मान के लिए M/NE के विभिन्न मान के लिए कई रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर बन जाती हैं। कई रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर बन जाती हैं, जिन्हें द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बैन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से कमेंट करके। तो आज आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। एक टॉपिक और बचा है, तो इस यूनिट में आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में एक टॉपिक और बचा है, दी फॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी सेकंड जो विधि है द्रव्यमान आकलन की वो बची है। उसके बाद में आपकी यूनिट कंप्लीट। उसके बाद में फिर आपकी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सी? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिक की बंधन ऊर्जा।